हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइट स्पीड फिजिक्स। और आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है कूलम्ब्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो पेन और पेपर लेकर रेडी हो जाएंगे, नोट्स खुद से बनाएंगे अगर बनाना चाहते हैं तो, और अगर नहीं बनाना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पीडीएफ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर लो, कुछ नया सीखने को मिले तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो चलो चालू करते हैं। तो सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ एक ऐसा लॉ है जो हमें दो पॉइंट चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इस लॉ का। दो पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स बताता है कूलम्ब्स लॉ। ये कैसे आया था? कूलम्ब्स लॉ आया था कूलम्ब सर से। कूलम्ब एक इंसान का नाम है, उन्होंने टॉर्जन बैलेंस का इस्तेमाल किया था। ये एक सेंसिटिव डिवाइस होता है जिससे कि फोर्स नापा जाता था पहले, बहुत पहले। टॉर्जन बैलेंस एक डिवाइस का नाम है, उससे फोर्स नापा जाता था। और इसी डिवाइस का इस्तेमाल किया था ग्रेविटेशनल न्यूटन सर के ग्रेविटेशनल लॉ को कंफर्म करने के लिए इसी डिवाइस का इस्तेमाल किया था, टॉर्जन बैलेंस का। तो कूलम्ब्स लॉ भी उसी का इस्तेमाल से आया है। तो सबसे पहले हम लोग कूलम्ब्स लॉ का डेफिनेशन लिखते हैं कि कूलम्ब्स लॉ बोलता क्या है। तो कूलम्ब्स लॉ का डेफिनेशन है कि द फोर्स between any two point charges the force between any two point charges is directly proportional to the product of the magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। तो कूलम्ब्स लॉ कहता है कि the force between any two point charges is directly proportional to the product of the magnitude of charges and inversely proportional to the square of the एक चौड़ मारेंगे यहाँ पे, मत हिला रहा है, इसको आवाज कर रहा है। तो कूलम्ब्स लॉ कहता है कि the force between any two point charges is directly proportional to the product of the magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। तो कूलम्ब्स लॉ हमें क्या बताता है? कूलम्ब्स लॉ हमें फोर्स बताता है। तो फोर्स के साथ हमेशा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए फोर्स में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या बताता है? यूनिट वेक्टर बताता है डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर को इस्तेमाल किया जाता है डायरेक्शन बताने के लिए। तो अगर हम लोग फोर्स को फोर्स इसका फॉर्मूला बनाते हैं,
तो इसका फॉर्मूला अगर हम लोग बनाते हैं तो लॉ के हिसाब से F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। ये क्या है? ये है मैग्नीट्यूड, चार्जेस का मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे लॉ में भी मैग्नीट्यूड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, प्लस माइनस को नहीं लेना है। कूलम्स लॉ में हम लोग प्लस या फिर माइनस जैसा भी चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्लस माइनस नहीं लेते हैं हम लोग, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। और ये मॉड साइन को इस्तेमाल किया जाता है, दो डंडा साइड में मॉड बोलते हैं इसको, इसका इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने के लिए। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू the square of the distance between the objects। ऐसा ऑब्जेक्ट मतलब पॉइंट चार्जेस। कूलम्स लॉ ओनली होल्ड्स ट्रू फॉर पॉइंट चार्जेस। कूलम्स लॉ को हम लोग सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट चार्जेस क्या होता है ये भी हम लोग को जानना जरूरी है। तो पॉइंट चार्जेस होता है जब दो ऑब्जेक्ट, जिस दो ऑब्जेक्ट के बीच हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं, वो दोनों ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज लार्जर देन द साइज, कंपेरेटिवली साइज से दोनों ऑब्जेक्ट के साइज से जब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तब दोनों ऑब्जेक्ट को पॉइंट चार्ज कंसिडर किया जाता है। उस सर्कमस्टांसेस में दोनों चार्जेस को पॉइंट चार्जेस बोला जाता है। तो हमारा इससे फॉर्मूला बन के आता है, सबसे पहले F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और उसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो उससे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये है फॉर्मूला जिसका यूज किया जाता है। F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहां पर Q1 Q2 क्या है? मैग्नीट्यूड है। पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का इस्तेमाल नहीं करते हम लोग कूलम्स लॉ में, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और R क्या है? R लिख देते, यहाँ पे लिख देते हैं Q1 एंड Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस। और R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट चार्जेस। अब हम लोग को क्या देखना है कि फोर्स है। कूलम्स लॉ में क्या बताता है? कूलम्स लॉ में फोर्स बताता है। फोर्स में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो कूलम्स लॉ का डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये भी हमें जानना है। तो ये बहुत ही सिंपल सा चीज है, और ये क्या है देखते हैं। कूलम्स लॉ का जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वो हमेशा, जो लाइन ऑफ एक्शन उसका जो होता है वो हमेशा दोनों ऑब्जेक्ट के रेडियस के साथ होता है। इसको डायग्राम से हम लोग देखते हैं। ये Q1 एक चार्ज है, ये Q2 एक दूसरा चार्ज है। तो और ये उसके बीच का डिस्टेंस है, दोनों के बीच का। तो जब कूलम्स लॉ हम लोग निकालेंगे, उसका फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे, तो उसका फोर्स का डायरेक्शन का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो रेडियस के साथ होगा। ये बोलना चाहते हैं। जैसे मान लो हम लोगों को निकालना है ये फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ये हम लोग को निकालना है। फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ये हम लोग को अगर निकालना है, ये R है। ये अभी हम लोग स्केलर फॉर्म में देख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में नहीं देख रहे। वेक्टर फॉर्म में आगे देखेंगे, स्केलर फॉर्म में देख रहे हैं।
निकालना है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 को लिखने के लिए फोर्स और नीचे सबस्क्रिप्ट में, सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे, फोर्स ऑन 2 पहले लिखते हैं, फिर ड्यू टू 1 ऐसे लिखा जाता है। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ऐसे लिखा जाता है, इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और फोर्स Q2 पर, दोनों पॉजिटिव चार्ज है मान लेते हैं, तो Q2 पर फोर्स जो लगेगा वो इस डायरेक्शन पे लगेगा। और Q1 पे जो फोर्स लगेगा उसको कैसे लिखेंगे? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो 1 को पहले और 2 को बाद में लिखेंगे। तो फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 वो इस डायरेक्शन में लगेगा। हम लोग क्या मान रहे हैं? हम लोग मान रहे हैं कि Q1 एंड Q2 बोथ आर पॉजिटिव। तो दूसरा डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे प्लस Q1 लिए हैं और यहाँ पे माइनस Q1 लिए हैं। टाइप्स ऑफ चार्जेस में हम लोग क्या पढ़े थे कि प्लस माइनस अट्रैक्ट करता है, और प्लस प्लस यहाँ पे दोनों पॉजिटिव लिए थे, रिपेल कर रहा है। दोनों नेगेटिव होता तो भी रिपेल करता। तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहेगा, तो दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन होगा फोर्स का, वो दोनों अंदर की तरफ होगा। यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वहाँ पे जो K है ये एक कांस्टेंट है, इसको कूलम्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, ये एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो K का जो वैल्यू होता है, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं डायरेक्टली न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, वो होता है 9 इंटू 10⁻⁹। उसका यूनिट लिखना चाहे तो फोर्स का न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 दोनों का कूलम, तो कूलम स्क्वायर उसका हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो F इक्वल्स टू K Q1 Q2 में F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर में K क्या है? K को बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। ये एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसका वैल्यू हम लोग क्या देखें? 9 इंटू 10⁻⁹ लिया जाता है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। यही है उसका वैल्यू, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये कैसे, ये यूनिट कैसे आया? F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर में अगर हम लोग K को एक साइड करें और बाकी सबको एक साइड करें, तो K इक्वल्स टू F आर स्क्वायर बाई Q1 Q2। और इसका हम लोग यूनिट सबका देखें तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और रेडियस का यूनिट होता है मीटर, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। पिछले वीडियो में ये सब देख चुके हैं हम लोग। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके उसको देख सकते हैं। तो हमने पढ़ा F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं K के बारे में। K क्या होता है? K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का ये जो E जैसा और नीचे O जैसा है, इसको क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। सिर्फ E को एप्सिलॉन बोलते हैं, और यहाँ पे 0 लगा देते हैं तो उसको नॉट बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। तो इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर या फिर वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम। वहीं पे अगर होता 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो हम लोग बोलते क्या? परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। यहाँ पे हम लोग M से डिनोट करते हैं ताकि हम लोग को आसानी हो समझने में। ये क्या है हम लोग का? ये हम लोग का परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम, और ये हम लोग का
परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, किसी मीडियम का है। तो न्यूमेरिकल्स को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट इस वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे, पर हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी है, इसीलिए हम उसको आगे भी पढ़ रहे हैं। ये जो परमिटिविटी है इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो कहीं पे किसी क्वेश्चन में अगर आपको बोला जाए परमिटिविटी या फिर रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में अभी ये पढ़ेंगे हम लोग। किसी क्वेश्चन में हमें परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इस्तेमाल किया जाए तो हम लोग को क्या समझना है कि हमें किसका बात कर रहा है, के का बात कर रहा है, हम लोग को समझना है। कहीं पे भी अगर परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इस्तेमाल किया जाए तो हर एक मीडियम का अलग अलग परमिटिविटी का वैल्यू होता है। परमिटिविटी एक्चुअली में होता क्या, परमिटिविटी होता है कि कोई मीडियम अपना इलेक्ट्रिक फील्ड को भेज देता है, परमिट कर देता है, जो दोनों चार्ज्ड पार्टिकल है उसके बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करने, मतलब उसमें अफेक्ट करता है, तो उसी को परमिटिविटी बोलते हैं। फोर्स जो होता है वो वैक्यूम में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वैक्यूम में जो परमिटिविटी होता है वो सबसे कम होता है। यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे F इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर में के का फॉर्मूला हम लोग देखें, के क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन होता है। और इसमें वैक्यूम एप्सिलॉन नॉट जो वैक्यूम है उसका वैल्यू सबसे कम होता है, तो फोर्स ज्यादा होगा क्योंकि वो नीचे है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग कुछ कुछ वैल्यू देखते हैं, जैसे कि एप्सिलॉन नॉट ये क्या है, वैक्यूम के लिए है। वैक्यूम के लिए जो इसका वैल्यू होता है वो 8.85 into 10 to the power negative 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर वैक्यूम में होता है वैल्यू। वहीं पे अगर ये मीडियम वाटर होता तो वाटर में उसका वैल्यू होता है 7.12 into 10 to the power negative 10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। वहीं पे अगर ग्लास होता तो ग्लास में उसका वैल्यू होता 3.01 इंटू 10 to the power negative 11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो परमिटिविटी का जो वैल्यू है वो मीडियम टू मीडियम वैरी करता है। तो मीडियम टू मीडियम वैरी करता है तो इतना सारा वैल्यू को तो कोई याद रख सकता है नहीं, मतलब क्वेश्चन में तो अलग अलग मीडियम का इस्तेमाल किया ही जाता है, बोल ही सकता है कि वाटर में है, ग्लास में है, चार्ज पार्टिकल, या फिर वैक्यूम में है। तो इतना बड़ा बड़ा वैल्यू तो सबको याद रखेगा नहीं, तो उसके लिए रिलेटिव परमिटिविटी का इस्तेमाल किया जाता है। किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम लोग एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, आर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी का इस्तेमाल किया जाता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग क्या क्या लिखते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी को लिखते हैं हम लोग परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम, ऐसे लिखते हैं। और इससे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इक्वल्स टू रिलेटिव परमिटिविटी इंटू रिलेटिव परमिटिविटी इंटू परमिटिविटी ऑफ
इससे हम लोग का और एक फॉर्मूला निकलता है, फोर्स इन एनी मीडियम इक्वल्स टू फोर्स इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी। एक फॉर्मूला निकलता है। ये कैसे आता है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला आता है हम लोग का, अभी हम लोग डिराइव करते हैं इसको। मान लेते हैं किसी मीडियम में 1/4 पाई, ये मीडियम की परमिटिविटी का इस्तेमाल किया, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और उसको हम लोग फोर्स इन वैक्यूम से कंपेयर करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये परमिटिविटी क्या कहाँ का है? वैक्यूम का है, सेम चार्ज और सेम डिस्टेंस पे। दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो सब कुछ कट बढ़ जाएगा और लास्ट में यही बचेगा। देख लेते एक बार। तो ये कट गया, ये कट गया, क्या बचा हम लोग के पास? हम लोग के पास बचा और ये क्या है? ये है रिलेटिव परमिटिविटी। यही फॉर्मूला आ गया ना, ये फॉर्मूला। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? अभी तक हम लोगों ने देखा कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। अब हम देखने वाले हैं वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म का एक डेरिवेशन है, वो पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म देखने वाले। स्केलर फॉर्म क्या था? स्केलर फॉर्म था हमारे पास के एफ इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये एक पॉइंट चार्ज, ये दूसरा पॉइंट चार्ज, ये है दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस, और दोनों पॉजिटिव है तो फोर्स इधर लगेगा और इस पे फोर्स इधर लगेगा। अब जो रेडियस है उसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये हमें देखना जरूरी है। वेक्टर फॉर्म में हम लोग रेडियस को हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल के फॉर्म में लिखते हैं, और उसमें फाइनल क्या होता है? फाइनल वो होता है जहां हमें पहुंचना होता है, और इनिशियल वो होता है जहां से हमने स्टार्ट किया होता है। जैसे कि हम निकाल रहे हैं फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 निकालने के लिए हम लिखेंगे वेक्टर फॉर्म के लिए, ऊपर वेक्टर फॉर्म की वजह से ऊपर एरो दिया जाता है, के Q1 Q2, ये दोनों का मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस मैग्नीट्यूड लेंगे, उसके बाद नीचे लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1 लिखना है। तो सेकेंड तक पहुंच रहे हम लोग ड्यू टू 1 की वजह से, तो R2 माइनस R1 करेंगे, R2 माइनस R1। ये जो है ये मैग्नीट्यूड है, इसलिए यहाँ पे साइड में इसका इस्तेमाल किया मॉड का। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं R2 माइनस R1, इसका डायरेक्शन इधर है। वही हम लोग अगर फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू 2 निकालते तो हम लोग का डेस्टिनेशन कहाँ है? फर्स्ट है, तो फाइनल कहाँ हम लोग का? R1, तो R1 माइनस R2 लिखते हैं। उसका मैग्नीट्यूड लेना है ना हम लोग को, इसलिए मॉड साइन लगा रहे हैं।
तो ये क्या है, ये है फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1, और ये क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो किसी भी स्केलर को हम लोग को वेक्टर बनाना है। ये हम लोग का कौन सा फॉर्म है, ये हम लोग का स्केलर फॉर्म है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं थोड़ा देर से। तो अगर हम लोग को किसी भी स्केलर को वेक्टर बनाना है तो उसके लिए हम लोग को उसमें डायरेक्शन ऐड करना पड़ता है। डायरेक्शन ऐड करना पड़ता है, सिर्फ डायरेक्शन ऐड करने से वेक्टर कैसे बन जाएगा। स्केलर में मैग्नीट्यूड ऑलरेडी रहता है, स्केलर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ही होता है उसमें। और वेक्टर क्या होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों रहता है। तो स्केलर के साथ हम लोग डायरेक्शन ऐड करेंगे तो वो वेक्टर बन जाएगा, वेक्टर फॉर्म बन जाएगा कूलम्स लॉ का। तो हम लोग पहली बात कर चुके हैं कि डायरेक्शन किसी चीज का हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, हम लोग किसी चीज का डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर क्या करता है, डायरेक्शन दिखाता है। तो अगर हम लोग स्केलर फॉर्म के साथ यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करें तो वो वेक्टर बन जाएगा। कैसे, ये कैसे बोल रहे हैं, 11th क्लास में वेक्टर्स में हम लोग ने पढ़ा था कि वेक्टर्स इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। ये पढ़ा था हम लोगों ने 11th क्लास में। वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। और हम लोग को वेक्टर बनाना है इसको, हम लोग के पास मैग्नीट्यूड है तो हम लोग यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेक्टर बन जाएगा। मैग्नीट्यूड है ना हम लोग के पास पहले से, उसमें यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेक्टर बन जाएगा। तो यूनिट वेक्टर को हम लोग कैप साइन से दिखाते हैं, कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप पढ़े हैं ना हम लोग 11th क्लास में। आई कैप एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाता है आई कैप। जे कैप वाई एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाता है, और के कैप जेड एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाता है। तो वैसे यहाँ पे यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम लोग को यूनिट वेक्टर बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कैप से। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे R2 माइनस R1 कैप। ये क्या बताता है, यूनिट वेक्टर। और ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है। तो ये मॉड साइन लगा है तो ये मैग्नीट्यूड है। अब यहाँ पे वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड हम लोग लिख सकते हैं। ये हम लोग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके उस स्केलर को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। अब यूनिट वेक्टर को हम लोग वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे तो वो कैसे लिखाएगा, वो लिखाएगा के Q1 Q2, ये तो वैसे ही रहेगा। ये हमारा R2 माइनस R1 का स्क्वायर, ये हम लोग का मैग्नीट्यूड है। उसको हम लोग कैसे फॉर्म में लिख रहे हैं, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। वेक्टर कैसे लिखते हैं, वेक्टर लिखते हैं बिना मॉड का साइन का, R2 माइनस R1, ये हो गया वेक्टर। और नीचे मैग्नीट्यूड, ये R2 माइनस R1 मैग्नीट्यूड। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, कि Q1 Q2। और ये स्क्वायर है, ये है, तो दोनों क्यूब बन जाएगा, R2 माइनस R1 का क्यूब। और ये वेक्टर R2 माइनस R1 वेक्टर। तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म। ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म हो गया, इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। डेरिवेशन बोले वेक्टर फॉर्म का करके दिखाना तो सेम टू सेम ऐसा करना ना, फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, फोर्स ऑन Q1 पॉइंट चार्ज ड्यू टू Q2 पॉइंट चार्ज, क्या आएगा, वो आएगा के Q1 Q2 बाय R1 माइनस R2 का क्यूब, मैग्नीट्यूड का क्यूब, मल्टीप्लाइड बाय R1 माइनस R2 वेक्टर। ये होगा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2।
तो हम लोग ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, स्मॉल चार्ज स्फीयर्स लिखा है ना। पहले ही हम लोग क्या बात की है कि कूलम्स लॉ ओनली होल्ड्स ऑन स्मॉल, मतलब स्मॉल चार्ज पार्टिकल, स्मॉल चार्ज पार्टिकल पे ये लॉ होल्ड करता है। तो वही लिखा हुआ क्वेश्चन में कि व्हाट पॉइंट साइज चार्ज पार्टिकल। तो व्हाट इज द फोर्स बिटवीन two small charged spheres having charges of 2 into 10 to the power negative 7 coulomb and 3 into 10 to the power negative 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air। तो क्वेश्चन बहुत इजी सा है, एकदम इजी सा, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करेंगे और उसके साथ थोड़ा कूलम्स लॉ का थोड़ा अच्छा एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको कुछ, अब अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि हर वीडियो देख सके, नोटिफिकेशन आए आपको। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो Q1 हम लोग को दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 7 कूलम। Q2 दिया हुआ है 3 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 7 कूलम। डिस्टेंस भी दिया हुआ हम लोग को, डिस्टेंस दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। अब सीधे कूलम्स लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अगर आप बोर्ड्स के हैं तो बोर्ड्स में क्या होता है कि अगर आप फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला लिखने के लिए भी आपको मार्क्स मिलता है, तो फॉर्मूला लिखना ज़रूरी है। तो ये आदत बनाइए कि क्वेश्चन जब भी सॉल्व करें तो फॉर्मूला भी लिखे। तो F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसको k का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। k का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 सीधा लिखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, इंटू 2 Q1 का वैल्यू लिखेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 7, फिर Q2 का वैल्यू लिखेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 7 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, 0.3 का स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9 2 3 10 5 9 10 6 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 3। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, किस चीज की वैल्यू निकाल रहे हैं, हम लोग फोर्स का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो फोर्स जब भी निकालेंगे तो यूनिट लिखना जरूरी होता है, नहीं तो उसके लिए भी मार्क्स काट लिया जाएगा। 6 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 3 न्यूटन। तो आज हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में पढ़े हैं, इसीलिए एक छोटा सा बेसिक लेवल का क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखेंगे और कूलम्स लॉ के साथ कुछ कुछ अच्छा टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, जैसे कि किसी चार्ज पार्टिकल को दो चार्ज पार्टिकल के बीच में रखना या फिर ऐसा जगह रखना जहाँ पे दोनों चार्ज पार्टिकल से इक्वली फोर्स लगे। तो वैसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, कुछ नया सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। बाय।